Dear students, I welcome you all in our very first class of our new session, that is session 2024 and 2025. Right. So we'll be starting with our very first chapter today. The name of the chapter is Accounting for Partnership Firms Fundamentals. इस चैप्टर में हम बेसिकली जो हमारी वॉल्यूम 1 है, that is about partnership firm, उसके बहुत ही बेसिक्स we'll be discussing in this chapter कि पार्टनरशिप फर्म्स होती क्या हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, and your volume 1 basically deals with partnership only, right? In this book you will be learning about how to start a partnership firm and how to dissolve a partnership firm. मतलब आप स्टार्ट करोगे कि पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कैसे करते हैं, बेसिकली पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, क्या उसकी अकाउंटिंग है. उसके बाद आपकी बुक में पूरे जो भी चैप्टर्स है वो पार्टनरशिप के रिलेटेड है, और आपका लास्ट जो चैप्टर होगा दैट विल बी द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि आपको पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कैसे करना है. और जो आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर के बीच में चैप्टर्स होंगे वो भी पार्टनरशिप से डील करेंगे. लाइक अगर आपको कोई न्यू पार्टनर एडमिट करना है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, वैसे चैप्टर्स. And we'll be discussing each and every chapter. So today we'll be starting with chapter 1, that is accounting for partnership firms. So बच्चा, let us begin with the chapter. So सबसे पहले आप याद रखोगे जो आपकी वॉल्यूम 1 है वो आप करोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. So this is the law that governs the Indian partnership, right? So let us start with the introduction. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है. बेसिकली पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. मतलब जो पार्टनरशिप है बेसिकली ये दो या दो से ज़्यादा लोगों में एक रिलेशन है, ठीक है. और रिलेशन कैसा है जिसमें आप अग्री करोगे कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के प्रॉफिट्स आप आपस में शेयर करोगे, और वो जो बिजनेस है either that business will be carried on by all the partners or any one of them acting for all. या तो सारे पार्टनर्स वो मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, या कोई एक पार्टनर है या फ्यू पार्टनर्स है जो पूरे बिजनेस के लिए एक्ट कर रहे हैं, पूरे बिजनेस के बिहाफ पर वही काम कर रहे हैं. तो ऐसा अगर कोई रिलेशन है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप का जो लॉ गवर्न करते हैं दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Now we will move to the features of partnership. आपको फीचर्स पता होने चाहिए पार्टनरशिप के. So first feature is two or more persons. अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो यू नीड मिनिमम 2 पार्टनर्स, कि मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, तभी आप अपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो. तो ये जो पहला फीचर है इसमें एक तो आपको पता हो कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड आर 2, और मैक्सिमम लिमिट भी आपको पता हो. देखो मैक्सिमम लिमिट पहले तो 100 डिसाइड हुई थी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, राइट. और फिर नेक्स्ट ईयर 2014 में कंपनीज के मिसलेनियस रूल्स आए जिसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम लिमिट जो है वो उन्होंने कर दी 50, राइट. दिस इज एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. तो ये भी आपको याद रखने, बिकॉज दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस इन MCQs. अगर तो आपसे मैक्सिमम लिमिट पूछ रहे हैं वो पार्टनर्स की तो यू विल बी राइटिंग 50 ओनली, और अगर वो लिख देंगे कि मैक्सिमम लिमिट बताओ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देन यू विल बी राइटिंग 100, राइट. और मिनिमम लिमिट जो है वो तो 2 ही होती है, ठीक है. फिर आपकी बुक्स में गिवन है वेदर हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं या नहीं. माइनर मीन्स एनी पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स, ठीक है. 18 साल से कम है जिसकी एज, उसे हम माइनर बोलते हैं. अब माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं या नहीं, तो आप याद रखोगे कि माइनर को पार्टनर बना सकते हैं ओनली इन प्रॉफिट्स. मीन्स आपने अगर 18 साल से कम उम्र के किसी पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले लिया
तो आप उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फर्म में लॉसेस हो जाते हैं तो उस लॉसेस में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उन लॉसेस के लिए आप उसे लायबल नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट वी हैव अग्रीमेंट, मीन्स पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए अग्रीमेंट तो बनाओगे ना, कि आप अग्री तो करोगे ना पहले कि हाँ जी हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, इस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, हम प्रॉफिट्स आपस में किस रेशो में बांटेंगे, वो सारी चीज़ें आप अग्रीमेंट में डिसाइड करते हो। आपको ये बात याद रखनी है कि आपका अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, राइट। मीन्स हमारा लॉ जो है कोई कंपलसरी नहीं करता कि आपको रिटन अग्रीमेंट बनाना है, आपका ओरल अग्रीमेंट भी उतना ही वैलिड माना जाता है जितना रिटन अग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रिटन अग्रीमेंट जो है वो डिजायरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि बेटर है कि आप एक रिटन अग्रीमेंट बना लें, सो दैट आपके फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो बिजनेस में। तो रिटन अग्रीमेंट डिजायरेबल होता है, लेकिन आप रिटन और ओरल वैलिड दोनों ही हैं। और आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपका अग्रीमेंट आप रिटन में बना रहे हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे पास, तो इसे आप याद रखोगे। रिटन अग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो इसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ये टर्म भी आप याद रखो, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस। सो पार्टनरशिप अगर आपको बनानी है तो आप पार्टनरशिप तभी बोलोगे जब आप बिजनेस कर रहे हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वो लीगल हो। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे हम। तो पार्टनरशिप के लिए किसी ना किसी चीज़ का बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस आपका लॉफुल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास दो पर्सनस हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों ने क्या किया, दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड, राइट। इन्होंने मिलकर एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया। तो अभी जब इन्होंने वो लैंड खरीदी है, लेकिन दे आरंट डूइंग एनी बिजनेस, उस पर कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे, बस मिलकर एक लैंड खरीद ली, ये दोनों अब उस लैंड के ओनर्स हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज को ओनर्स। तो ये को ओनर्स कहलाएंगे, पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे। तो ये चीज़ याद रखनी है, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, कि आप जो है वो प्रॉफिट्स आपस में शेयर करोगे इन एन अग्रीड रेशो, कि आप एक रेशो डिसाइड कर लोगे वेदर आपको बराबर बराबर प्रॉफिट बांटना है या किसी भी रेशो में आपको शेयर करना है, तो यू विल बी डिसाइडिंग दैट इन एडवांस, ठीक है। और वो प्रॉफिट ज़रूर शेयर होंगे। देखो लॉसेस के लिए ना हमारा मतलब पार्टनरशिप में हमारे पास ना सर्टेन ऐसी पॉलिसीज भी हैं कि हम पहले ही एक कंडीशन सेट कर सकते हैं कि किसी पार्टनर को हम लॉसेस नहीं देंगे। मतलब ये भी अग्रीमेंट हो जाता है कि आप पार्टनर बन जाओ, अगर लॉस होगा तो विल बी बियरिंग द लॉसेस, और अगर प्रॉफिट होगा तो आपको उसमें अग्रीड शेयर मिल जाएगा, ठीक है। सो लॉसेस के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि हो सकता है आप लॉसेस नहीं बांट रहे, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में अगर लॉसेस भी हो रहे हैं तो वो भी पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। ये तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस होगा कि अगर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि आपको किसी पार्टनर को लॉस नहीं देना, तो वो बात अलग है। और ये जो है पॉइंट, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसका भी ख्याल रखना कि लॉसेस के लिए यू कैन ऑल्सो हैव एन अग्रीमेंट कि पार्टनर को लॉसेस मिल ही नहीं रहे, ठीक। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, that is business can be carried on by all or any of the partners acting for all। तो देखो जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें या तो बिजनेस सारे कर लेंगे पार्टनर्स, है ना, कि सारे काम कर रहे हैं, या फिर क्या हो जाएगा कोई एक पार्टनर सबके भी हाफ में काम कर रहे हैं, या कुछ पार्टनर्स बाकियों पे के भी हाफ पे काम कर रहे हैं। और इस फीचर का ना दूसरा नाम होता है हमारे पास
म्यूचुअल एजेंसी, इसे हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ए बी सी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। ठीक है, अभी किसी दिन सी बिजी है, सी बोल रहे कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा तो मेरे हिस्से का काम आप दोनों देख लेना, तो ये दोनों सी के बिहाफ पे काम कर लेंगे, तो इस वजह से ये दोनों सी के एजेंट बन गए। ठीक है, और कभी ऐसा हो सकता है कि ए बिजी है तो बी और सी संभाल लेंगे फर्म। तो ऐसी चीजें पार्टनरशिप में होती हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। और एज एन एजेंट वो जो भी एक्ट करेंगे ना, वो एक्ट दूसरों के लिए बाइंडिंग होगा कि एज एन एजेंट वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो बाकी पार्टनर्स भी उसके एक्ट के लिए बाइंडिंग है, बाउंड है। ठीक है, तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी फीचर्स आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको करवाई है, मेक श्योर कि ये आप नोट कर लें अपनी नोटबुक्स पे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, उससे पहले ना आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, राइट, ये दोनों एक बिजनेस चला रहे हैं। तो आपको ना ये बात याद रखनी है कि ए और बी ने अगर मिलकर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया तो ये उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी लिमिटेड उन्होंने नाम रख दिया। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिविजुअली ए और बी को हम बोला करेंगे पार्टनर्स, तो ये उस बिजनेस के पार्टनर्स हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स हो गए ना आपस में। और कलेक्टिवली जो इनका बिजनेस है उसे हम कलेक्टिवली बोलेंगे फर्म। तो आपको ये फर्म वर्ड भी याद रखना है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी याद रखना। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो आपस में प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करते हैं, वो आपस में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि वो अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में बनाना है, क्या पता आपने डिसाइड किया हो ओरल। तो इससे ना हमारा एक नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट इफ उन्होंने कोई डीड बनाई ही नहीं, उनका कोई रिटन अग्रीमेंट था ही नहीं, और फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वो अपने वो मैटर रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास सर्टेन प्रोविजंस हैं और ये प्रोविजंस आप लोग याद करोगे। ठीक है, सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड तो तभी होगी ना जब आपका रिटर्न अग्रीमेंट है, और अगर आपने वो रिटर्न अग्रीमेंट किया ही नहीं, डीड नहीं है, तो कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। और वो जो प्रोविजंस है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये प्रोविजंस याद करनी पड़ेंगी एज सच। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, कि अगर आपकी डीड नहीं है तो क्या आप अग्रीड रेशो में प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटोगे या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कोई रेशो। तो ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। तो याद रखो, इन केस यू हैव नो डीड तो प्रॉफिट्स और लॉसेस आप शेयर करोगे इक्वली, तो आपको बराबर बराबर अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटने पड़ेंगे, राइट। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना पार्टनरशिप फर्म में, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और जो फर्म होती है वो फर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है उस पार्टनर को, राइट। तो पार्टनर को आईओसी मिलना होता है फर्म की तरफ से, फर्म के लिए ये एक्सपेंस होता है। लेकिन इन केस आपकी डीड नहीं है, आपने डीड नहीं बनाई, तो आप कोई भी आईओसी प्रोवाइड नहीं करोगे, right? So IOC will not be allowed in case of absence of deed। तो इसमें आपने not allowed लिखना है। सेम वे हमारे पास
नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर को कुछ पैसे चाहिए ना पर्सनल यूज के लिए, तो हो सकता है कि उसने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हुए हैं, और अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए हैं तो वैसे तो वो लायबल है कि वो इंटरेस्ट इस बार बिजनेस को पे करेगा। उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलते हैं, जो बिजनेस के लिए इनकम होती है बेसिकली। लेकिन इन केस ऑफ नो डीड तो हम वो IODB चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर से। सो वी विल राइट that interest on drawings will not be charged in case of absence of deed, right? So next हमारे पास point आता है salary और remuneration to partners। अभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम कर रहे हो तो हो सकता है कि कई बार वो डिसाइड कर लें कि किसी पार्टनर को कोई सैलरी वगैरह भी मिलेगी, लेकिन इनकेस आपकी डीड नहीं है तो आप पार्टनर्स को कोई सैलरी और रेम्यूनरेशन भी नहीं दोगे, तो इसका भी आप लिखोगे नॉट अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो क्योंकि इसमें ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से सुनना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको पहली चीज तो दो चीजें याद रखनी है। क्या हो सकता है, समटाइम्स फर्म प्रोवाइड्स लोन टू द पार्टनर। ठीक है, कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वैसा लोन फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि कभी ना कभी वो पैसे फर्म के पास वापस आएंगे, और जो पार्टनर है ही इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन सच लोन। तो वो इंटरेस्ट हमें पे करेगा, और ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए इनकम है। ठीक है। और हमारे पास सिनारियो 2 क्या होता है, कई बार फर्म को जरूरत पड़ गई पैसों की तो फर्म भी पार्टनर से लोन ले सकती है। तो अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो फर्म को तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ऐसा लोन फर्म के लिए हो जाता है लायबिलिटी, और ऐसे लोन पर फर्म को इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ता है। ठीक है। और ये हो गया फर्म के लिए एक्सपेंस। तो भी आपको क्या याद रखना है, इन केस फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस केस में तो फर्म जो है पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, राइट। और इन केस फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो फर्म इज लाइबल टू पे द इंटरेस्ट टू दैट पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। अगर डीड नहीं थी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है लोन तो उस पर वो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकती। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं तब बता रही हूँ जब आपके पास डीड नहीं है। और हमारे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि क्या आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो या नहीं कर सकते अगर आपने डीड नहीं बनाई। तो कहते हैं अगर आपके पास डीड नहीं है तो आप नए पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो अगर बाकी सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे। ठीक है। इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री, अगर एक भी पार्टनर अग्री नहीं कर रहा नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। So these are the provisions which are applicable in the absence of partnership deed, and these provisions are very important. ठीक है। उसके बाद आपको एक और टॉपिक बताना है, that is the liabilities of partners। उसके बाद we will be discussing few practical questions. And बच्चा make sure that you write all the concepts in a separate notebook, सो दैट आपके पास ईयर एंड में अपने सारे जो नोट्स हैं वो एक नोटबुक पे लिखे हों, सो दैट आपकी रिवीजन इजी हो जाएगी। ठीक है। सो ये कोशिश करना कि सारे नोट्स आप अलग से नोट कर लें। अभी लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ये क्या टॉपिक है हमारा, पार्टनर्स की लाइबिलिटी का क्या मतलब है। तो इसमें ना मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ। सो सबसे पहले वील बी कंसिडरिंग अ केस 1। तो हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। और क्या हुआ कि जो हमारा पार्टनर बी है ना, तो उसने क्या किया, फर्म में से
कुछ पैसे ले लिए, लाइक ही हैज टेकन 50,000 फ्रॉम द बिजनेस फर्म, और उसने बिजनेस के कंपटीशन में, जो बिजनेस हमारा चल रहा है, जिस चीज की हमारी फर्म है, उसके कंपटीशन में खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया. सो मिस्टर बी started a business in competition with the firm and earned ₹5,000. ठीक है, तो ये जो 5,000 है ऐसे लिख देती हूँ, एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000. तो उसे 5,000 का प्रॉफिट हो गया. अगर ऐसी सिनेरियो हो, ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो बी की कितनी लाइबिलिटी टुवर्ड्स फर्म बनती है, ये हमें देखना होता है. तो बी ने 50,000 तो बिजनेस के यूज किए, और बिजनेस के कंपटीशन में उसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और ऊपर से उसने प्रॉफिट भी बना लिया 50,000 का. तो ऐसी सिचुएशन में बी की लाइबिलिटी बनती है फर्म की ओर कि 50,000 तो उसे वापस करने ही करने हैं, क्योंकि ये पैसा तो फर्म का था, और जो उसने प्रॉफिट बनाया उसे वो प्रॉफिट भी फर्म को ही देना पड़ेगा. तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि इस केस में बी की लाइबिलिटी हो गई 55,000 की, तो वो 55,000 जो है वो फर्म को पे करेगा. तो ये था हमारा सिनेरियो 1, एंड आई होप कि ये बात आपको समझ में आई. तो ऐसे ही हम बनाएंगे केस 2, राइट. सो केस 2, इन अदर सिचुएशन में बना रही हूँ, सेम ही पार्टनरशिप फर्म हम ले रहे हैं. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. अभी बी ने फर्म के कंपटीशन में बिजनेस किया ना, तो मिस्टर सी सोच रहे हैं कि मैं भी एक बिजनेस कर लेता हूँ. तो मिस्टर सी हैज ऑल्सो टेकन 50,000 फ्रॉम दी बिजनेस फर्म. तो उसने भी 50,000 लिए बिजनेस के, एंड स्टार्टेड अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म. उसने भी एक बिजनेस शुरू कर लिया अपना. लेकिन इस बार क्या हुआ कि सी को ना प्रॉफिट नहीं हुआ, बेचारा सी. सो सी हैज इनकर्ड अ लॉस इंस्टेड. तो सी को लॉस हो गया 10,000 का. इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000. तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना है पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी बनती है. 50,000 तो बिजनेस के उसने यूज किए हैं, लेकिन इस बार उसे लॉस हो गया 10,000 का. अब अगर पार्टनर सोचे कि यार 10,000 तो मेरे पैसे डूब गए, तो मैं फर्म को 40,000 वापस कर देता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा. तो उसे जितने पैसे उसने फर्म के यूज किए हैं 50,000, ही हैज टू रिटर्न दैट अमाउंट टू द फर्म. उसकी लाइबिलिटी 50,000 की ही बनेगी, और जो उसे लॉस हो गया, दिस लॉस, ये लॉस सी को खुद बियर करना पड़ेगा. ठीक है. सो लॉस टू बी बोर्न बाय सी हिमसेल्फ. तो वो फर्म के खाते में नहीं डाल सकता लॉस. ठीक है. तो लॉस उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा. ठीक. तो ऐसे ही हमारे पास एक है सिचुएशन 3. तो दिस इज अवर लास्ट केस. तो इसमें क्या हुआ, सेम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. इस बार क्या हुआ कि जो पार्टनर ए है ना, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई डील वगैरह कर ली किसी भी आउटसाइडर के साथ. फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी मिस्टर एक्स. ठीक है. कोई डील हुई इनकी, फर्म के बाहर होगी या थी बिजनेस के रिलेटेड ही, और मिस्टर एक्स ने जो कमीशन पे की वो ए ने अपनी पॉकेट में डाल दी. ठीक है. तो ए के पास कमीशन के आ गए 5,000. अभी के लिए ए ने डील क्रैक की, उसने वो पैसे खुद रख लिए, बट लेटर ऑन ही इज लायबल टू दी फर्म. वो 5,000 भी उसे फर्म को पे करने पड़ेंगे, वो खुद की पॉकेट में नहीं डाल सकता. ठीक है. अगर फर्म के बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन उसने खुद से कर ली, तो वो पैसे भी एट दी एंड फर्म को वापस तो करने पड़ेंगे. समझे. ठीक है. So these are the cases. So we have discussed the basic features of partnership firm, और फिर जो certain provisions applicable है in the case of absence of partnership deed, और उसके बाद हमने partners की liabilities discuss की. ठीक. Now let us see few practical questions. So बच्चे आप अपनी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख सकते हो कि आपको जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नॉर्मली they'll give you such questions in MCQ form only. इसके आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन आगे आपको चैप्टर सीखने के लिए ये वाली प्रोविजंस वगैरह याद तो रखनी पड़ेंगी.
कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपके काम आएंगी. सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. In the absence of partnership deed, state the provisions of Partnership Act 1932 related to the following. So सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है सैलरीज टू पार्टनर्स. इन केस बेटा हमारी डीड ही नहीं है तो सैलरी तो अलाउ नहीं ना करेंगे, तो हियर वी विल राइट नॉट अलाउड. ठीक है. सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. अगर डीड नहीं है तो आईओसी भी अलाउ नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो ऐसा लोन तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लोन पर तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 6% पर एनम. और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिखे है तो प्रॉफिट्स हम इक्वली डिवाइड करेंगे. देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड. और उसके बाद लास्ट गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर. अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ऐसा लोन फर्म के लिए एसेट है और ऐसे लोन पर फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती. ठीक है. तो ये था हमारा सबसे आसान सा पहला क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का. आई होप दैट यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 में they have given us that Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm और उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. At the end of the first year of the business they face the following issues. तो क्योंकि डीड नहीं थी तो सर्टेन इश्यूज हो गए बिजनेस में. नाउ वी आर सपोज टू रिजॉल्व दीज इश्यूज ना. तो ये डिस्प्यूट सेटल कैसे होंगी? अब हमें तो पार्टनरशिप की प्रोविजंस पता है इन द एब्सेंस ऑफ डीड, राइट. सो लेट अस रीड द वेरी फर्स्ट इशू. Mahesh wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree. तो महेश बोल रहे हैं कि आईओसी अलाउड होना चाहिए, दूसरे पार्टनर्स बोल रहे हैं नहीं अलाउड होना चाहिए. तो हमारा कंक्लूजन क्या है? आईओसी विल नॉट बी अलाउड. तो आईओसी तो जी अलाउ नहीं कर सकते अगर डीड नहीं है. नेक्स्ट वी हैव रमेश wants that partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. तो वो बोल रहे हैं कि पार्टनर्स जो हैं वो सैलरी भी ले ले फर्म से, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, राइट. सैलरी विल नॉट बी अलाउड. कि आपकी डीड नहीं है तो आप पार्टनर को कोई सैलरी कोई आईओसी वगैरह नहीं दे सकते. नेक्स्ट इज महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डज नॉट अग्री. तो बोल रहे हैं कि फर्म ने जो सुरेश को लोन दिया है अब सुरेश उस लोन पे इंटरेस्ट पे करे, जबकि फर्म आईयूएल चार्ज ही नहीं कर सकती पार्टनर से. तो इसमें भी आप लिखोगे दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल नॉट बी चार्ज्ड. हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डीड नहीं है. नेक्स्ट वी हैव महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल. अब वो सोच रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा. तो आप क्या उन्हें बताएंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट कि जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो तो जी इक्वली शेयर होंगे इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, राइट. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. तो दीज आर जस्ट बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. ये हमारा ना लायबिलिटी वाले टॉपिक से रिलेट करता है, इसमें सर्टेन प्रोविजंस उस टॉपिक की हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म और उसे प्रॉफिट हो गया 5,000 का. अब क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म. आपको बताना है कि उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी. सो पी ने 50,000 यूज किए, 5,000 का प्रॉफिट बनाया. सो पी मस्ट पे 55,000 टू द फर्म. तो उसे 55,000 पे करने पड़ेंगे, उसकी लायबिलिटी 55,000 की हो जाती है. अभी नेक्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, क्यू ने 10,000 यूज किया बिलोंगिंग टू द फर्म और उसे लॉस हो गया 1,000 का, और वो बोल रहे हैं कि फर्म लॉस बियर कर ले, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, लॉस तो उसे खुद बियर करना पड़ेगा. एंड क्यू मस्ट पे 10,000 टू द फर्म. जो फर्म का पैसा उसने यूज किया है वो सारे पैसे उसे वापस करने होंगे फर्म. ठीक है. नेक्स्ट दे हैव गिवन द पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड. आर नहीं मान रहा. अगर उन्हें किसी से कोई गुड्स वगैरह परचेज करने हैं, कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने हैं, दे कैन बाय द रॉ मटेरियल और गुड्स. हमने जो किया है कि सारे पार्टनर्स अग्री करने चाहिए अगर हमें कोई नया पार्टनर एडमिट करना है, लेकिन हम ऐसे गुड्स वगैरह तो परचेज कर सकते हैं. सो दे मे परचेज द गुड्स इफ दे वांट टू. और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्यू एंड आर डब्ल्यू को एडमिट करना चाहते हैं लेकिन पी नहीं मान रहा,
तो W कैन नॉट बी एडमिटेड बिकॉज नया पार्टनर एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स का अग्री होना इंपॉर्टेंट है इन केस यू हैव नो डीड, राइट। नेक्स्ट लास्ट इज कि आर ने 2 लाख का लोन दिया है फर्म को, अभी वो 10% इंटरेस्ट मांग रहे हैं फर्म से, लेकिन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड उसे इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा, ओनली 6%। सो 6% के अकॉर्डिंगली उसे इंटरेस्ट जो है वो फर्म पे करेगी, नॉट मोर देन दिस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ठीक। So here is the next question, question number 4. Barun, Tarun and Shivam are partners in a firm and do not have a partnership deed. Barun ने further capital introduce की है 5 lakh on 1st October, whereas Shivam took loan of 50,000 from the firm on 1st October. तो उसने लोन ले लिया फर्म से और disputes arise हो गई हैं, हमें disputes resolve करनी है. So first is Barun demands interest at the rate 10% per annum ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो वो आईओसी डिमांड कर रहा है जबकि उसे कोई भी आईओसी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज तरुण डिजायर्स कि उसका जो संदीप है शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर्स, लेकिन वरुण और शिवम अग्री नहीं कर रहे। अगर बाकी पार्टनर्स अग्री नहीं कर रहे तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सो दीप कैन नॉट बी एडमिटेड, ठीक है, तो उसे तो हम एडमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव Barun and Tarun are of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of banks which are 12% per annum। लेकिन ये वाला तो लोन हमारे लिए एसेट है ना, हमने लोन दिए, तो अगर हमने पार्टनर को लोन दिया तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ डीड। सो नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज इन दिस केस। Next is Tarun has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Barun and Shivam are of the view that Tarun should be charged interest at the rate 10% per annum. तो वो बोल रहे हैं कि उसे IOD चार्ज करो, लेकिन अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। हर्षद एंड धिमन आर इन पार्टनरशिप, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो ये हमारे पहले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। हर्षद और धिमन इनका कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है। दे हैड contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capitals. In addition, Harshad had given loan of 1 lakh to firm on 1st October. Due to the long illness, Harshad could not participate in the business activities. प्रॉफिट गिवन है 1,80,000, फिर ये डिस्प्यूट अराइज हो गई है। हर्षद बोल रहे हैं कि उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम ऑन कैपिटल एज वेल एज ऑन लोन। तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, आईओसी तो उसे नहीं मिल सकता ना, क्योंकि डीड नहीं है, तो आईओसी नहीं मिलेगा और जो लोन पर इंटरेस्ट है वो 10% नहीं मिलेगा, आईओएल उसे मिलेगा एट दी रेट 6% पर एनम। फिर वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जबकि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। देन धीमन के क्लेम्स देख लेते हैं। वो प्रॉफिट्स बोल रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ये तो सही है। देन वो बोल रहे हैं कि उसे 2000 पर मंथ रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए क्योंकि उसने हर्षद की एब्सेंस में बिजनेस खुद संभाला है, जबकि उसे कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी क्योंकि डीड नहीं है। देन वो बोल रहे हैं कि आईओसी और आईओएल जो है वो 6% पे मिलना चाहिए। तो आईओएल तो ठीक है कि जो पार्टनर है उसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% पे करेंगे, लेकिन कोई भी आईओसी पे नहीं की जाएगी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। अभी ना यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। मैं आपको ये वाला टॉपिक सिखाऊंगी कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, तब आप इसका भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लेना। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस था हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट वाज द प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो हमने डिस्कस कर लिया और उसके क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। एंड नाउ we will begin with the next topic in our next class.